अभी जुलाई के महीने में हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। ये मिशन चांद पर जाकर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इस मिशन का टोटल बजट था 615 करोड़ रुपए। इससे पहले 2019 में हमने चंद्रयान 2 को लॉन्च किया था, जिस मिशन का टोटल बजट था 960 करोड़ रुपए। और उससे पहले 2008 में हमने चंद्रयान 1 लॉन्च किया था, जिस मिशन का टोटल बजट था 386 करोड़ रुपए। यानी कि टोटल अभी तक हम चंद्रयान जैसे मिशन पर 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसा लगा चुके हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक ऐसा देश जहां रोज लाखों लोग भूखे सोते हैं, एक ऐसा देश जहां लोगों के पास बेसिक फैसिलिटीज जैसे रोटी, कपड़ा और मकान ये अवेलेबल ही नहीं है, एक ऐसा देश जहां एजुकेशन, हेल्थ केयर और अनएम्प्लॉयमेंट का इतना बुरा हाल है, उस देश को 2000 करोड़ रुपए एक स्पेस प्रोग्राम में लगाने की जरूरत है भी या नहीं, या ये सिर्फ हमारे पैसे की एक बर्बादी है? तो इन्हें सारे सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब वीडियो आगे आपको अच्छे से समझ आ सके, इसके लिए आपका स्पेस इकोनॉमी को जानना बहुत जरूरी है। तो स्पेस इकोनॉमी के मेनली दो सेगमेंट होते हैं, एक होता है अप स्ट्रीम, दूसरा होता है डाउन स्ट्रीम। तो सबसे पहले समझते हैं अप स्ट्रीम को। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, सैटेलाइट को स्पेस में छोड़ने से पहले जितने भी एक्टिविटीज होती हैं वो सब आती है अप स्ट्रीम में। जैसे कि सैटेलाइट को मैन्युफैक्चर करना, रॉकेट को मैन्युफैक्चर करना और सैटेलाइट लॉन्च की सर्विस को प्रोवाइड करना। अब इसमें हर एक सेगमेंट के अंदर भी बहुत सारे सब सेगमेंट हो सकते हैं। जैसे सैटेलाइट को मैन्युफैक्चर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। इसमें सैटेलाइट का इंजन को अलग मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, सैटेलाइट के अंदर लगने वाले सेंसर्स को अलग कंपनी मैन्युफैक्चर कर सकती है, उसमें लगने वाले एंटीना को अलग कंपनी मैन्युफैक्चर कर सकती है, उसमें लगने वाली बैटरीज को और उसमें लगने वाले सोलर पैनल को अलग कंपनी प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा में उसमें प्रोसेसर लगे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर लगे रहते हैं, उसको कोई और कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। तो हर एक सेगमेंट अपने आप में बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है। इसके बाद आता है डाउन स्ट्रीम, यानी कि जब एक बार सैटेलाइट ऑर्बिट में फिट हो जाती है तो उसके बाद की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सब इसके अंदर आती हैं। इसके अंदर भी मेनली दो सेगमेंट होते हैं, जिसमें पहला है ग्राउंड इक्विपमेंट और दूसरा है सैटेलाइट सर्विसेज। ग्राउंड इक्विपमेंट के अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो या तो ग्राउंड से सैटेलाइट को मैनेज कर रही होती हैं, ऑपरेट कर रही होती हैं या उसके साथ कम्युनिकेट कर रही होती है, या फिर आता है उस सैटेलाइट के हेड ऑफिसेज। और सैटेलाइट सर्विसेज में वो सारी चीजें आती हैं जो एक सैटेलाइट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा होता है, या तो कॉमर्शियल प्लेयर्स को या फिर गवर्नमेंट को, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, हाई स्पीड इंटरनेट, मीडिया सर्विसेज और एरोस्पेस एंड डिफेंस सर्विसेज। और ये सारी चीजें मिलकर बनाती है स्पेस इकोनॉमी को। एक रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो 2020 में टोटल ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी थी वो थी 447 बिलियन डॉलर की, जो 2025 तक ये एस्टिमेट करा जा रहा है कि 1 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। खैर, अगर अभी का देखें तो इस 447 बिलियन डॉलर में से 163 बिलियन डॉलर आता है ग्राउंड इक्विपमेंट के अंदर, यानी कि ऑलमोस्ट 36%। 142 बिलियन डॉलर आता है सैटेलाइट सर्विसेज के अंदर, यानी कि ऑलमोस्ट 32% ऑफ टोटल स्पेस इकोनॉमी। और ये दोनों मिलकर आते हैं डाउन स्ट्रीम के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि अकेला डाउन स्ट्रीम 68% वेटेज होल्ड करता है टोटल स्पेस इकोनॉमी का। इसके अलावा सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग और लॉन्च की टोटल इकोनॉमी है 14 बिलियन की और 6 बिलियन की, यानी कि टोटल इकोनॉमी का 4.5% अपस्ट्रीम से आता है। और बचा हुआ 122 बिलियन डॉलर आता है कंट्रीज के स्पेस बजट एक्सपेंडिचर से। अब मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में क्या सवाल आ रहा होगा। आप सोच रहे होंगे कि अपस्ट्रीम सर्विसेज और डाउनस्ट्रीम सर्विसेज में इतना ज्यादा अंतर कैसे है कि एक 68% पे है और एक 4.5% पे है। इसको मैं आपको एक आसान से एग्जांपल से समझाता हूं, जो एग्जांपल होने वाला है इस स्मार्टफोन इंडस्ट्री का। अभी जो मेरा फोन है इसे मैंने आज से लगभग 2.5 साल पहले 15,000 रुपए का खरीदा था। और 15,000 रुपए से 13,000 रुपए आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ले लो और 2,000 रुपए इसको मेरे तक पहुंचाने की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ले लो। तो क्या आपको लगता है कि इस कॉस्ट ने आज तक बस 15,000 रुपए की इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट कर रखी है? नहीं, इसने इससे बहुत ज्यादा रुपए की इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट कर रखी है। अभी आपको समझाता हूँ। इस फोन के अंदर एक सिम लगी है जिसको लगभग मैंने 2.5 साल से हर महीने रिचार्ज करा रखा है। तो ऑन एन एवरेज हर महीने का 250 रुपए का रिचार्ज देखें तो पिछले 2.5 साल का निकल कर आता है 7,500 रुपए, यानी कि अकेले 7,500 रुपए की तो मैंने एक नेटवर्क सर्विस ही ले ली। ये तो सीधा सीधा 7,500 रुपए हो गया। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के आने से कई सारी इंडस्ट्रीज फ्लरिश हुई हैं। इस स्मार्टफोन के अंदर ही कितने सारी ऐसी सॉफ्टवेयर हैं जो अपने में अलग बिलियन डॉलर कंपनी जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, ये जितनी भी चीजें हैं वो स्मार्टफोन की वजह से ही इतनी बड़ी कंपनीज बन पाई है। तो इस अकेले स्मार्टफोन ने जो इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट कर रखी है वो लाखों की है, भले ही इसको बनाने की कॉस्ट 15,000 है
और यही सेम लॉजिक अगर आप रॉकेट में भी अप्लाई करते हैं तो भले ही सैटेलाइट को बनाने की और उसको लॉन्च करने की जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो कम है, बट एक बार ये लॉन्च हो जाता है तो हम इसको अपने हिसाब से अलग अलग जगहों पे यूज कर सकते हैं और वो उस सेक्टर में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक वैल्यू क्रिएट करता है। इसी वजह से जो अपस्ट्रीम सर्विसेज है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू इतनी लो है और जो डाउनस्ट्रीम सर्विसेज है उनका इकोनॉमिक इंपैक्ट इतना ज्यादा है। और ये समय के साथ साथ और ज्यादा बढ़ता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी वैसे वैसे रॉकेट को लॉन्च करने की कॉस्ट और सैटेलाइट को बनाने की कॉस्ट डिक्रीज होगी। पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी वैसे वैसे हम उसका यूज केस और वाइडर बनाते जाएंगे और ज्यादा इंडस्ट्रीज में उसको यूज करेंगे और उसके डाउन स्ट्रीम सर्विसेज की जो वैल्यू है वो और ज्यादा इंक्रीज होगी। अब हमने ये तो देख लिया कि ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी कैसी है, अब देखते हैं कि इंडिया में स्पेस इकोनॉमी का क्या हाल चल रहा है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की जो टोटल स्पेस इकोनॉमी है वो 9.6 बिलियन डॉलर की है, जो कि टोटल ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का सिर्फ 2.1% है। अब ये इतना कम इसलिए है क्योंकि जो हमारे गवर्नमेंट का स्पेस बजट है वो काफी कम है और जो स्पेस इकोनॉमी है वो गवर्नमेंट बजट पर काफी ज्यादा डिपेंड रहती है। अकेले अमेरिका की सरकार ही पूरी ग्लोबल की सारी सरकारों के गवर्नमेंट स्पेस बजट का 63% अमाउंट खर्च करती है। इसीलिए तो जो अमेरिका की स्पेस इकोनॉमी है वो इतनी ज्यादा फ्लरिश है। पर इतना कम बजट होने के बावजूद भी हमारी स्पेस एजेंसीज ने जो अचीव कर रखा है वो अपने आप में काबिले तारीफ है, फिर चाहे वो चंद्रयान हो, मंगल मिशन हो या रॉकेट लॉन्च करने की कैपेबिलिटी। और रॉकेट लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी में तो हम दुनिया में सबसे ज्यादा किफायती हैं। इसीलिए तो जो बड़े बड़े डेवलप्ड नेशन है जैसे यूएस, यूरोप और यूके, ये भी अपनी सैटेलाइट को हमारे ही देश से अक्सर लॉन्च कराते रहते हैं। 2014 से 2019 तक इसरो ने 167.5 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू कलेक्ट किया था 26 देशों की सैटेलाइट को लॉन्च करके, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। पर जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो लॉन्चिंग सेगमेंट है वो पूरी स्पेस इकोनॉमी का एक छोटा सा पार्ट है। तो भले ही हम पूरी लॉन्चिंग को भी कैप्चर कर ले फिर भी हम टोटल स्पेस इकोनॉमी का सिर्फ 1% ही कैपिटलाइज कर पाएंगे। अगर हमको फ्यूचर में स्पेस इकोनॉमी में डोमिनेट करना है तो हमको अपस्ट्रीम सर्विस के साथ साथ डाउनस्ट्रीम सर्विस में भी मार्केट लीडर बनना पड़ेगा। और ये सब इसरो के ऊपर छोड़ देने से तो बिल्कुल नहीं होने वाला। हमको इस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज जैसे कि कैपिटल प्रोवाइड करना पड़ेगा और साथ ही साथ पॉलिसीज में भी ढील देनी होगी ताकि फॉरेन फंडिंग और टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करने में आसानी हो सके। 2021 के डाटा के हिसाब से इंडिया में टोटल 368 स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं जो ग्लोबली 5th हाईएस्ट हैं और इंडियन स्पेस इकोनॉमी 45,000 से भी ज्यादा लोगों को अपने अंदर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। ये सब काफी अच्छी बातें हैं, बट हमको इसके बावजूद भी इंडियन स्पेस इकोसिस्टम को काफी तेजी से इंप्रूव करना पड़ेगा। हमको इसको उस लेवल तक लेके जाना पड़ेगा कि अगर यूके की, यूएस की या यूरोप की किसी कंपनी को अगर सैटेलाइट लॉन्च करना है तो उसके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि वो पैसे लेके बस इंडिया आ जाए। उसको सारी फैसिलिटीज सैटेलाइट मैन्युफैक्चर करने से लेके उसको लॉन्च करने तक और आफ्टर लॉन्च की सारी सर्विसेज इंडिया में ही प्रोवाइड होनी चाहिए, तब जाके कहीं हम इस इंडस्ट्री में एक ग्लोबल लीडर बन पाएंगे। वरना और इंडस्ट्री की तरह भी हम यहाँ एक थर्ड पर्सन की तरह लटकते रह जाएंगे। और अगर आप थोड़ी सी भी लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिल गया होगा जो मैंने आपसे शुरुआत में पूछा था। और इसके अलावा सेम टॉपिक पर ये भैया की वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इसे भी एक बार जरूर देख लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं अगली किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।